जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के हम लोग अंकित प्रश्नों को यानी न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। और आज हम लोग आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। देखिए दिया गया है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक छड़। देखें 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक छड़ है को 3 तारों जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर। देखें इसमें 3 तार हैं और प्रत्येक तार की जो लंबाई है यह 2 मीटर दी गई है। देखिए प्रत्येक तार की लंबाई 2 मीटर दी गई है से सममित लटकाया गया है। ये जो छड़ है ना, छड़ का द्रव्यमान दिया हुआ है 15 किलोग्राम। यह सममित रूप से लटकाया गया है। सममित रूप से लटकाने का मतलब यह छड़ बिल्कुल क्षैतिज है। तो क्षैतिज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सममित रूप से लटकाया गया है। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं। देखिए ये दोनों तार किनारे वाले जो तार हैं ये तांबे के हैं, कॉपर के हैं, और बीच वाला तार लोहे का है, ये आयरन का है बीच वाला तार। और ये किसी दृढ़ आधार से लटकाए गए हैं। कोई दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार से लटकाए गए हैं। तो तारों के व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी तांबे के तार का व्यास, तो व्यास डायामीटर d होता है। तो तांबे के लिए जो व्यास होगा वो DCU मान लेते हैं और लोहे के लिए जो व्यास होगा उसे हम DFE मान लेते हैं। और इन दोनों का अनुपात ही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इज इक्वल टू mgl अपान पाई r स्क्वायर यल हुआ करता है। एक चीज और हम आपको बता दें, आपको मालूम है कि त्रिज्या जो है डायामीटर की आधी होती है। हम यहाँ पर r के जगह पे रख दें तो देखें y इज इक्वल टू हो जाएगा mgl अपान पाई, और r का स्क्वायर कर देंगे तो d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये d स्क्वायर बाई 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल यल। एक बात आप ध्यान से समझिए, सबकी लंबाई 2 मीटर है, एक समान है। और जब ये छड़ सममित रूप से लटका हुआ है ना, तो जब इसको लटकाएंगे तो इसके भार के कारण तीनों तारों की लंबाइयों में एक समान वृद्धि होगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अगर हम तांबे के लिए निकालें तो YCU इज इक्वल टू 4mgl अपान पाई, और D के जगह पर हम अगर तांबे के लिए निकाल लें तो DCU का स्क्वायर यल। देखें ये सब मान हम इसलिए परिवर्तित नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब दोनों स्थितियों में, तांबे के तार के लिए और आयरन के तार के लिए, दोनों के लिए इसके मान एक समान हैं। तो ये YCU हो गया। अब इसी तरह से अगर हम YFE की वैल्यू निकालते हैं तो 4mgl अपान पाई और D स्क्वायर FE यल हो जाएगा। अब देखें DCU और DFE का अनुपात पूछ रहा है, तो DCU को DFE से हम डिवाइड कर दें
तो देखें, अब इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए जानते हैं क्या किया जाए, वाई एफ ई को वाई सी यू से डिवाइड किया जाए। तो चलिए देखें, वाई एफ ई अपान वाई सी यू इज इक्वल टू, वाई एफ ई की वैल्यू हम पहले रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4mgl अपान पाई डी एफ ई स्क्वायर एल। और जब सॉल्व करेंगे तो ये वाई सी यू की वैल्यू है, सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये पाई डी सी यू स्क्वायर एल अपॉन ये हो जाएगा 4mgl। तो 4mgl से 4mgl कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल करते हैं, स्मॉल यल से स्मॉल यल कैंसिल करते हैं। फिर देखिए क्या हो जाएगा, वाई एफ ई अपान वाई सी यू इज इक्वल टू, जरा देखें ये डी सी यू स्क्वायर है और नीचे डी एफ ई स्क्वायर है, तो इसको हम एक जगह करके डी सी यू अपान कर देंगे डी एफ ई होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएं तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं डी सी यू अपान डी एफ ई इज इक्वल टू, जब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये वाई एफ ई अपान हो जाएगा वाई सी यू। अब डी सी यू अपान डी एफ ई की ही वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, हम सबका मान यहां रख लेते हैं। तो देखें ये डी सी यू अपॉन डी एफ ई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई एफ ई, यानी एफ ई के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो एफ ई के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान 1.90 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और फिर वाई सी यू यानी तांबे के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक ये होता है 1.2 इंटू 10⁻11 होता है। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है, तो देखें 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, डी सी यू अपॉन डी एफ ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1.9 अपॉन 1.2, ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 19 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब हम 19 में 12 से भाग देते हैं, तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया आपका डी सी यू अपॉन डी एफ ई इज इक्वल टू, तो 19 में 12 से भाग दिया जाए और फिर उसका वर्गमूल निकाला जाए। देखिए डिवाइड करने पर ये 19 को 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1.508 आ रहा है। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 1.258 के लगभग आएगा। तो इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा था, तो तांबे का व्यास और लोहे के व्यास का जो अनुपात होगा ये 1.258 होगा। यही हमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दिया हुआ है 1 मीटर अतानित लंबाई के इस्पात का तार, यानी इस्पात का तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर दी गई है। तो अब यहाँ देखें उसकी लंबाई यानी प्रारंभिक लंबाई जिसको हम कैपिटल यल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है 1 मीटर। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तार के एक सिरे से 14.5 किलोग्राम का द्रव्यमान यम की वैल्यू दी गई है 14.5 किलोग्राम। देखें 1 मीटर लंबा कोई तार है और इससे ये द्रव्यमान बांधा गया है या लटकाया गया है। हाँ, द्रव्यमान बांधकर
उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। देखिए ऐसे वृत्ताकार मार्ग में इसको घुमाया जा रहा है। वृत्त की तली पर कोणीय वेग, तली पर माने निचले बिंदु पर, वृत्त के तली पर कोणीय वेग, तो आपको मालूम है कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू दी गई है 2 रेडियन पर सेकेंड। ये 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A होता है और ये दिया हुआ है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 0.065 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है। तो दशमलव के पहले एक अंक रखने के लिए देखिए हम इसमें 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 और 100 से भाग कर देंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल गया। तार के विस्तार की गणना कीजिए, यानी तार की लंबाई में कितने की वृद्धि होगी। तो तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर हो। निम्नतम बिंदु पर हो तो एक बात ध्यान से समझिए, जब पिंड अपने निम्नतम बिंदु पर होता है ना, तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते। देखिए इस पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा। एक तो पिंड का भार होगा जो नीचे के तरफ काम करेगा, और फिर अभिकेंद्र बल भी नीचे की तरफ ही काम करता है। और अभिकेंद्र बल mr ओमेगा स्क्वायर, जो mv स्क्वायर अपन r होता है, v के जगह पे r ओमेगा कर दें तो ये हो जाएगा mr, r का मतलब यल हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो टोटल लगने वाला कुल बल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं F इक्वल टू, अगर हम यहाँ से यम कॉमन ले लें तो G प्लस यल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए रखते हैं सबकी वैल्यू। तो यम की जो वैल्यू है ये 14.5 है और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें दिया नहीं है, लेकिन 9.8 हम रख लेते हैं। और प्लस यल की जो वैल्यू है वो 1 है और ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये हो गया आपका 14.5 और गुणे, देखें 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा और 9.8 में 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13.8 और इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे ना तो ये हो जाएगा 200.1 ये हो जाएगा। और इसको हम जो है ये बल है तो इसको न्यूटन में हम रख देंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको मालूम है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर F बटा में A बटा में स्मॉल यल बटा में कैपिटल यल होता है। यानी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो F अपॉन A कैपिटल यल ऊपर चला जाएगा, स्मॉल यल नीचे आ जाएगा। और देखिए इसको ले करके हमें स्मॉल यल की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल यल की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा F इंटू कैपिटल यल बटा में A इंटू वाई। अब हम यहाँ सबकी वैल्यू रख लेते हैं।
तो एफ की वैल्यू जो है ये 200.1 है और कैपिटल यल यानी लंबाई 1 है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और y की जो वैल्यू है, देखिए y ये जो तार दिया हुआ है यह इस्पात का है और इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.0 इंटू 10⁻11 होता है। तो 2.0 इंटू 10⁻11 होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही। देखें ये है 200.1। तो पहले हम एक काम करते हैं, देखिए ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर देंगे ना तो ये 2001 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 65 यानी 65 हो जाएगा और फिर यहाँ 2 कर लेते हैं और फिर देखें 10⁻11 और -6 हो जाएगा तो ये 10⁵ हो जाएगा। फिर एक स्टेप और हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो गया आपका 2001 और फिर 65 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 130 और 10 का घात 5 है। तो 10 का घात 5 ऊपर अगर चला जाए तो 10 का घात -5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखिए अगर ऊपर नीचे फिर हम 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 10⁻⁻5 था ना, 10⁻, ये ऊपर -5 था, अब ये -4 हो जाएगा। हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर 10 से गुणा किया और नीचे 10 से गुणा कर दिए तो 1300 हो गया। अब जो है 2000 में हम 1300 से भाग दे दें तो भाग देने के बाद यह मान जो है ये 1.539 लगभग इतना ही आएगा। आप इसको करके देखिएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ये मीटर हो जाएगा। अच्छा अगर हम यहाँ देखें 10 से गुणा और 10 से भाग कर दें तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये देखिए हम यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 1.539 ये 10⁻⁻3 हो जाएगा। ये 10 से गुणा किए हैं और अगर 10 से भाग दे देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी इसको 0 पॉइंट इतना मीटर लिख सकते हैं। अब मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पर मिलीमीटर के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो गया आपका 0.15, या अगर हम मीटर में ही रहने देते हैं ना, वैसे ही रहने देते हैं तो भी ठीक है, आप रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.539 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहता तो मिलीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते, लेकिन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर रहा है। आप ये कर सकते हैं कि ये 9 जो है 5 से बड़ी संख्या है तो उसको 1 मानकर इसके पहले हम जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा 1.54 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये जो इस्पात का तार है, इस इस्पात के तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी होगी, तो ये हमें पता हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दिया है नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बल्क मॉडुलस कहते हैं और इसे B से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है। अब देखिए क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर प्रारंभिक आयतन दिया हुआ है। तो प्रारंभिक आयतन 1005 लीटर और दाब में वृद्धि दिया हुआ है 100 वायुमंडल दिया हुआ है। अंतिम आयतन दिया हुआ है और देखें अंतिम आयतन यहाँ पर दिया हुआ है 100 लीटर और वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया हुआ है और जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। तो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम BW लिख देते हैं, वाटर का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं BA, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर। तो वायु का ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल दिया हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, दाब में वृद्धि दी गई है कि दाब में कितने की वृद्धि हो रही है। तो दाब में जो वृद्धि है ये दिया हुआ है 100 पास्कल। तो 100 पास्कल दिया हुआ है, 100.0 पास्कल। तो अब पास्कल को जो है देखें, ये बल्कि पास्कल नहीं, हम गलत नोट कर दिए हैं, वायुमंडल दिया हुआ है, ATM वायुमंडल दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो वायुमंडल को अब हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम है कि एक वायुमंडल, 1 वायुमंडल इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये 100 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ये हो जाएगा आपका 013 इंटू 10⁵ से। तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, अगर 100 को 10⁻² कर दें तो ये 10⁵ है, 10⁻² और 5 7 हो जाएगा। तो 1.013 इंटू 10⁻7 पास्कल हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ये भी नोट कर लेते हैं कि प्रारंभिक आयतन और फिर अंतिम आयतन क्या है। तो देखें, प्रारंभिक आयतन को हम V1 लिखते हैं और ये आपको दिया हुआ है 100.5 लीटर दिया हुआ है। ये 100.5 लीटर दिया हुआ है और फिर V2 की जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है। देखिए V2 का मान यानी अंतिम आयतन दिया हुआ है और ये 100 लीटर दिया हुआ, 100.0 लीटर। तो यहाँ पर देख ले कि आयतन में कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बाद वाले आयतन में से हम पहले वाले आयतन को घटा देंगे। तो देखें ये है दिया हुआ है 100.0 और -100.5। जब माइनस कर देंगे तो देखें 100 में से 100.5 माइनस करेंगे तो ये 0.5 होगा, लेकिन कम में से ज़्यादा को हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा 0.5 लीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू सबसे पहले जो है आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक, हम लोगों से जल का ही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जा रहा था।
तो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक BW हम निकाले। हमें मालूम है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल बटा में आयतन विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल P होता है और आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपान V हुआ करता है। चलिए हम रखते हैं सबकी वैल्यू। तो यहाँ पर P की जो वैल्यू निकली है 1.013 इंटू 10⁻⁷ और फिर माइनस डेल्टा V की वैल्यू। डेल्टा V का मतलब आयतन में होने वाला परिवर्तन, और ये दिया हुआ है -0.5। और फिर इसके बाद देखें ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखें, ये सूत्र में माइनस है और ये भी वैल्यू माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और अपान हो जाएगा भी का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन दिया हुआ 100.5। इसको हम सॉल्व कर लेते और देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर देना तो ये 5 हो जाएगा, ये 1005 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1.013 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1005 ऊपर आ जाएगा, ये 5 नीचे, और ये हो जाएगा 10⁻⁷। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो पहले तो इसको हम 5 से कटा सकते हैं, 5 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 201। अब ये जो है 1.013 और इंटू हो जाएगा 201 इंटू 10⁻⁷। तो अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी वैल्यू हमको निकलेगी। तो देखिए इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 203.613 आया इंटू 10⁻⁷ हो गया। अब देखिए आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पर 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से भाग कर देंगे तो ये 2.036 और इसके बाद एक 3 बहुत छोटी राशि हो जाएगी, उसको हम छोड़ देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो 10⁹ पास्कल हो जाएगा। तो आपसे जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक पूछा जा रहा था, हमने जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकाल लिया। अब देखिए क्या है, नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना कीजिए। जल, तो जल का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक इतना है और वायु का आयतन प्रत्यास्था गुणांक आप देख रहे हैं। तो जल और वायु, तो जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक BW और वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक BA, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2.036 इंटू 10⁹ अपान BA की जो वैल्यू होगी 1.0 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2.036 और 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 9 + 4 13 हो जाएगा। तो जल और वायु के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो अनुपात होगा वह 2.036 इंटू 10⁻13 होगा। फिर देखिए क्या पूछा जा रहा है, समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। तो देखें यह अनुपात इतना अधिक इसलिए है क्योंकि वायु के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो अंतराण्विक बल होता है, जल के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल की तुलना में नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इस अनुपात का मान बहुत ही अधिक आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कांच की स्लेब पर
10 वायुमंडलीय दाब P की वैल्यू दिया गया है और ये 10 एटमॉस्फेयर, 10 वायुमंडल दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल को हम लोग यहाँ पास्कल में बदल लेंगे और हमने अभी आपको बताया है कि एक वायुमंडल बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो देखें ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.013 इंटू 10⁶ पास्कल हो जाएगा। इसके आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन यानी आयतन विकृति पूछा जा रहा है। तो आयतन विकृति डेल्टा V अपान V की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, जबकि कांच का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B होता है और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 37 इंटू 10⁹ पास्कल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि B इज इक्वल टू होता है P अपान माइनस डेल्टा V अपान V। तो डेल्टा V अपान V की वैल्यू पूछी जा रही है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे डेल्टा V अपान V इज इक्वल टू माइनस P अपान हो जाएगा B। अब हम रख करके सबकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस P की जो वैल्यू है ये 1.013 इंटू 10⁶ है और B की जो वैल्यू है ये 37 इंटू 10⁹ है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, देखिए ये है 1.013 अपान 37 और 9 को हम ऊपर ले जाते हैं तो -9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10⁶ माइनस 9, ये -3 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखें ऊपर नीचे 100 से गुणा करें तो ऊपर, क्योंकि अब इसमें भाग देने में दिक्कत होगी, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये 101.3 होगा और नीचे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 10⁻² और 10⁻² ऊपर जाएगा तो -3 और -2 ये -5 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखिए माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ पर। अब हम लोग 101.3 को 37 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू 2.74 आएगी और ये हो जाएगा -5। अब चूंकि ये आयतन विकृति है तो विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है, तो ये हो जाएगा -2.74 इंटू 10⁻⁻5। अब याद रखे रहिएगा यह माइनस चिन्ह यह बतलाता है कि जब दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है, यानी आयतन घटेगा, इसको यह प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तांबे के एक ठोस घन का सिरा 10 सेंटीमीटर है, भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अगर भुजा को हम A मान लें, ये 10 सेंटीमीटर दी गई तो घन है, तो घन का अगर हम आयतन निकालें तो भुजा का क्यूब होता है, 10 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जरूरत पड़ेगा तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं करेंगे। फिर देखें इस पर 7 इंटू 10⁻6 पास्कल का जलीय दाब पड़ रहा है, यानी P की वैल्यू दी गई है और ये दिया हुआ है 7.0
इंटू 10⁻6 पास्कल दिया हुआ है। तो कहा ये जा रहा है कि इस पर 7 × 10⁻6 पास्कल का जलीय दाब डालने पर उसके आयतन में कितना संकुचन हो रहा है, माने आयतन कितना घट रहा है। तो आयतन कितना घट रहा है इसका मतलब कि आपसे आयतन विकृति पूछी जा रही है कि आयतन में कितने की विकृति हो रही है, जबकि तांबे के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B की वैल्यू दी गई है और ये होती है 1.40 इंटू 10⁻11 पास्कल। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, तो आयतन देखिए, आयतन में संकुचन कहा जा रहा है, आयतन में होने वाली कमी यानी डेल्टा V की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आपको मालूम है कि B इज इक्वल टू -P/ΔV/V होता है। जब सॉल्व करेंगे तो V ऊपर चला जाएगा और डेल्टा V की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू -PV/ हो जाएगा B। ये जो माइनस चिन्ह है, यह माइनस चिन्ह आयतन में होने वाले संकुचन यानी आयतन में होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो ये है -P की वैल्यू 7.0 इंटू 10⁻6 और V की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है 1000। ये वैल्यू जो है 1000 दिया हुआ है और फिर अपान B की जो वैल्यू है, तो B का मान आपको दिया हुआ है 1.40 इंटू 10⁻11। देखिए ऐसा करते हैं ना, ये 10⁻11 को 10⁻10 इंटू 10 कर देते हैं, तो ये 10 का पावर 10 इंटू 10 होगा, तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 7 से इसको कटा देंगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 500 इंटू 10⁻6 ऊपर है। देखिए 10⁻6 ऊपर है और नीचे 10⁻10 है, तो 10 ऊपर जाएगा -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, तो 6 - 10 जो होगा ये -4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगर हम इसको हटा भी देते हैं, जैसे 10⁻⁻4 को हम हटा ही दिए, तो ये हो जाएगा 0.0500 और सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी आपसे यही पूछा जा रहा था कि आयतन में कितना संकुचन होगा, आयतन कितना घटेगा। तो तांबे के ठोस के आयतन में होने वाला जो संकुचन होगा यानी होने वाली कमी जो होगी वो 0.05 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं। 1 लीटर जल पर दाब में कितना परिवर्तन किया जाए। दाब में होने वाला परिवर्तन पूछा जा रहा है कि दाब में कितना परिवर्तन किया जाए कि वह 0.10% में संपीड़ित हो जाए। तो जब दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है, यानी आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन आपको दिया हुआ है 0.10%। तो परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो 0.10 अपान हो जाएगा 100। तो अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे 10 से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका 1000 यानी 1000 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो
तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है b की वैल्यू माइनस नहीं, ये दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁹ पास्कल दिया हुआ है। तो अब देखें, आपसे दाब में होने वाला परिवर्तन पूछा जा रहा है। अच्छा, इसको हम जो है 1 इंटू, जरा देखिए, ये 10⁻³ है और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू होगी। तो देखें, आपको मालूम है b इज इक्वल टू होता है p, तो p यानी दाब में परिवर्तन डेल्टा p अपॉन हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v, ये माइनस होता है। तो आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है माइनस डेल्टा v अपॉन v की, तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा p बटा में v। अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं और रख करके हम सॉल्व करते हैं। तो फिर देखें, आपसे डेल्टा p की वैल्यू पूछी जा रही, डेल्टा p की वैल्यू पूछी जा रही है। तो डेल्टा p की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू ये माइनस, तो माइनस जो है बतलाता है कि आयतन में कमी होता है। फिर ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v। तो b की जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है, ये है 2.2 इंटू 10⁹ और डेल्टा v अपॉन v की जो वैल्यू है ये 1 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁻, देखिए 9 - 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 और इतना पास्कल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9 का ये लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ इसके पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने केवल छोड़ा है, उसको आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।